अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुश आमदीद है आपको डीजे वीज़ा इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड की। तो दोस्तों, दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यानी कि जर्मनी, क्रोएशिया और रोमानिया की तरह एक और यूरोपीय शेंजन मुल्क पोलैंड को अपने मुल्क के लिए लेबर की कमी का मसला है। ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक पोलैंड को भी अपने मुल्क के लिए वर्कर्स की शदीद ज़रूरत है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि पॉलिश इकोनॉमिक के मुताबिक पोलैंड में 1,40,000 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे शोबों में पोलैंड को वर्कर की ज़रूरत है, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मीट फैक्ट्री, प्रोडक्शन, स्टील मिल्स और इसके अलावा रिटेलर के शोबे में भी बेतहाशा काम पोलैंड में मौजूद है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले मौजूद नहीं हैं। आपको वाजिया करता चलूँ कि गुज़िश्ता साल के आखिर तक पोलैंड ने एशियन ममालिक के लिए तकरीबन 35,000 वर्क परमिट जारी किए थे, जिसमें आपको बताऊं कि नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया वर्क परमिट हासिल करने में सक्सेसफुल रहे। दोस्तों, पाकिस्तान से पोलैंड के लिए वर्क परमिट हासिल करने वाले अफराद की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। दोस्तों, आपको बताऊं कि पोलैंड की इकॉनमी में हर साल इजाफा देखने को आ रहा है, इसीलिए पोलैंड में काम के मौके बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, पोलैंड का वीज़ा या फिर वर्क परमिट हासिल करने का तरीका क्या है और इसको हासिल करने में किन किन मसाइल को फेस करना पड़ता है, इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने से कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि पोलैंड 2004 से यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी है, यानी कि हिस्सा बन चुका हुआ है। इसके अलावा ये शेंजन जोन में भी आता है। पोलैंड की अगर करेंसी की बात करें तो इस मुल्क की करेंसी ज़ोलेटी कहलाती है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में एक ज़ोलेटी 40.73 और जबकि इंडियन करेंसी में 19 रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, अगर पोलैंड में सैलरी की एक माह की बात की जाए कि एक माह में कितनी सैलरी मिल जाती है, तो दोस्तों ये 1,000 से 1,200 पोलिश ज़ोलाटी तक होती है। दोस्तों, पास में काफ़ी सारे लोग पोलैंड में विज़िट वीज़ा पर जाते रहे हैं और वहां जाकर अपने विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट पर तब्दील करवा के और वहां के पेपर्स लेकर दूसरे यूरोपीय ममालिक जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे ममालिक में सेटल हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों, पोलैंड में अगर बात करें इनकम की तो मजमूई तौर पर पोलैंड में इनकम थोड़ी कम है, लेकिन पोलैंड में लीगल होना दोस्तों काफ़ी आसान है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि जर्मनी ने अपनी लेबर मार्केट काफ़ी नरम और आसान कर दी है, इसलिए पोलैंड से लोग बड़ी तादाद में लीगल होने के बाद उन अमीर ममालिक का रुख इख्तियार कर लेते हैं और इसी वजह से पोलैंड में अब वर्कर की शदीद ज़रूरत दरकार है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि अब जो लोग यूरोप में जाना चाहते हैं और वहां जाकर लीगल होना चाहते हैं, अगर तो वो 1,000 यूरो से कम में गुजारा कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे अफराद के लिए पोलैंड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि पोलैंड में लीगल तरीके से कैसे दाखिल हो सकते हैं या फिर पोलैंड में वर्क परमिट लेने का आसान तरीकाकार क्या है। तो दोस्तों, लीगल एंट्री की बात अगर करें तो अगर किसी के पास शेंजन मुल्क का वीज़ा है तो आप बासानी पोलैंड में एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पर एंट्री मिल जाती है। और अगर किसी दूसरे मुल्क का आपके पास डी टाइप वीज़ा भी हो तो भी आपको पोलैंड में इजीली एंट्री मिल जाती है। और अगर पोलैंड के वर्क परमिट के हवाले से बात करें तो दोस्तों, पोलैंड 3 साल का TRC वीज़ा जारी करता है, यानी कि 3 साल का टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट देता है, जिस पर आपको पोलैंड में रिहाइश और काम करने की खुली इजाज़त होती है। तो दोस्तों, आपको वाजिया करता चलूं कि पोलैंड के इस TRC वीज़े को एक्सटेंड करवाया जा सकता है और इसके ऊपर आप अपनी फैमिली को भी पोलैंड में बुला सकते हैं। और अगर बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो उनको भी इस TRC परमिट पर आप पोलैंड में बुला सकते हैं। आपको वाजिया कर दूं कि पोलैंड की TRC आप अपने मुल्क से नहीं अप्लाई कर सकते, बल्कि पोलैंड में जो आपका एम्प्लॉयर है या फिर कंपनी है तो वो ही आपकी TRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपकी ये TRC की दरख्वास्त अप्रूव हो जाती है तो इसकी स्कैन कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है और इसके बाद आपको अपने मुल्क में मौजूद पोलैंड की एम्बेसी या फिर VSF सेंटर में डी टाइप वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है। और जब आपको ये डी टाइप वीज़ा मिल जाता है और आप पोलैंड में चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप अपनी TRC को हासिल करते हैं। अब दोस्तों, वो लोग जो पोलैंड में काम करना चाहते हैं वो घर बैठे पहले अपने लिए पोलैंड में एम्प्लॉयर तलाश करें। इसके लिए आपको जॉब्स इन पोलैंड ऑनलाइन को सर्च करें और वहाँ यानी कि पोलैंड में एम्प्लॉयर से रब्ता करें और उनको अपनी रिज्यूम या फिर CV सेंड कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये वाज़िया कर दूँ कि पोलैंड में काम मिलने के मौके उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैं जो लोग कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मीट कटिंग, प्रोडक्शन की फील्ड से वाबस्ता हैं। दोस्तों आपको ये वाज़िया कर दूं कि पोलैंड का ये वर्क परमिट हासिल करने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुफ्त है। इसमें आपको किसी भी एजेंट को कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन याद रहे इसमें आपने मुसलसल जदोजहद करनी है पोलिश एम्प्लॉयर के लिए और उसको इस बात पर एग्री करवाना है कि आप पोलैंड में आकर उनके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं और करेंगे भी। और पेपर मिलने की सूरत में आप किसी और दूसरे यूरोपीय मुल्क में हरगिज़ मूव ना होएंगे और ना आपका इस तरह का कोई इरादा है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि आप रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के थ्रू उनसे रब्ता करके पोलैंड में जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये वाज़िया कर दूं कि ये कंपनियां या फिर एजेंसीज़ जो हैं इनके कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं और ये आपको पे करने होते हैं। लेकिन दोस्तों वाज़िया रहे ये तरीका ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रूफेबल है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि जब आप घर बैठे पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब आपको एम्प्लॉयर की जानिब से उस वीज़े की कॉपी मिल जाती है तो फिर आपको अपने मुल्क में जो पोलिश एम्बेसी मौजूद है वहाँ जाकर लॉन्ग टर्म स्टे डी टाइप के वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा, जिसकी एम्बेसी फ़ी 60 यूरो तक होती है और इसके साथ आपको अपने तमाम जो अहम कागजात हैं वो भी अटैच करने होंगे। चलिए अब मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। सबसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एम्प्लॉयर ने कॉपी आपको भेजी होगी वो चाहिए होगा। आपके तमाम तालीमी सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, मेडिकल इंश्योरेंस और दीगर जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ में अटैच करने होंगे। दोस्तों आपको ये भी वाज़िया करूं कि पोलैंड में वर्क परमिट या फिर टीआरसी के हवाले से ये बात भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि पोलैंड में जो इसके लिए मेन रिक्वायरमेंट हैं वो ये हैं कि आपके पास वहाँ की रिहाइश होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास जितने अरसे का स्टे है पोलैंड में इतने ही अरसे की हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए और ये काफ़ी ज़रूरी है। तो आपने दोस्तों ये कोशिश करनी है कि जिस एम्प्लॉयर या कंपनी से आप काम ले रहे हैं उनसे गुजारिश करें कि वो आपकी रिहाइश और हेल्थ इंश्योरेंस का भी बंदोबस्त कर दें। तो दोस्तों अगर आपका एम्प्लॉयर या कंपनी ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं करता तो आपको अपनी रिहाइश और इंश्योरेंस का बंदोबस्त खुद से करना होगा। पोलैंड का डी टाइप वीज़ा या शेंजन वीज़ा दोस्तों पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे गल्फ़ ममालिक में वहाँ से भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इंडियंस के लिए VSF ग्लोबल सर्विस के थ्रू वीज़े की एप्लीकेशन सबमिट करवाई जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे पाकिस्तान और इसके अलावा दुबई और सऊदीया जैसे ममालिक के लिए वहाँ उनके मुल्क में पोलैंड एम्बेसी में ही वीज़े की एप्लीकेशन जमा होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको ये भी वाज़िया कर दूं कि पाकिस्तान और इंडिया से पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को पोलैंड एम्बेसी से रब्ता करने के लिए बाज़ औक़ात कई माह तक इंतज़ार करना पड़ता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पोलैंड का जो वीज़ा सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। याद रहे अक्सर औक़ात ये रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों कोई बंदा पोलैंड में जॉब तलाश करके या फिर पोलैंड में टूरिस्ट वीज़े पर जाए और अपनी मर्ज़ी का काम तलाश करे और पोलैंड की TRC हासिल करने के बाद अपने पेपर्स को लीगल कर ले और तनख्वाह ज़्यादा या कम हो, ये सारे का सारा डिसीजन आपका अपना है। मैंने पोलैंड के हवाले से जो मालूमात अहम और ज़रूरी समझी हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। दोस्तों एक बात आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर आप पोलैंड में टूरिस्ट वीज़ा पर चले जाते हैं और वहाँ किसी एजेंट वगैरह के साथ मिलकर आप अपनी TRC भी हासिल कर लेते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी सूरत में जो आपने पोलैंड की हुकूमत को टैक्स पे करना होता है वो पे नहीं होता है। जबकि अगर आप लीगल तरीके से कंपनी या फिर एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्टली काम की बात करते हैं और वो आपको काम दे देते हैं तो वो खुद आपका जो भी टैक्स होता है पोलैंड की गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो दोस्तों आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि अगर आपका टैक्स पे नहीं होगा तो इमिग्रेशन जो पोलैंड की है वो आपको डिपोर्ट भी कर सकती है और अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू TRC ले भी ली तो 3 साल के बाद आप अपनी TRC को एक्सटेंड नहीं करवा सकेंगे क्योंकि आपने पोलैंड की हुकूमत को टैक्स नहीं पे किया हुआ होगा।
तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप लीगल तरीके से पोलैंड के लिए अप्लाई करें और लीगल तरीके से ही रहें, और फिर बाद में इजीली अपनी फैमिली को भी पोलैंड में मंगवा लें। तो दोस्तों ये थी मुकम्मल तफसील पोलैंड के वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। आप पोलैंड में कैसे सेटल हो सकते हैं और वहाँ पर कैसे आप लीगल डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसके साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।